हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में पुनः स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में अगेन साइंस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चनों को आपको स्वयं से भी अटेम्प्ट करना है। यदि चैनल पर आप नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है सो दैट नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो इसमें सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, बाह्य बल के अभाव में वस्तु अपनी स्थिति, विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, रुकी हुई कार जब एकाएक चल पड़ती है तो उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है और इसकी व्याख्या न्यूटन के गति के पहले नियम से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछा गया है, उसमें दोनों ऑप्शंस का हमें आंसर यानी कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के माध्यम से देना है। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले आपको न्यूटन के गति के पहले नियम के विषय में बताना चाहूँगा कि जो न्यूटन का गति का पहला नियम होता है, इसमें यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है तो वह अपनी विराम अवस्था या फिर गतिशील अवस्था को बनाए रखती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नियम अप्लाई होता है, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि बाह्य बल के अभाव में वस्तु अपनी स्थिति, या फिर जिसमें स्थिति का मतलब होता है यहाँ पर या तो विराम अवस्था होगी या फिर उसकी एक समान अवस्था, एक समान गति की अवस्था में होगी, तो उसको बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी दूसरे ऑप्शंस में क्या दिया है कि रुकी हुई कार एक चल पड़ती है तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है, तो इसकी व्याख्या भी न्यूटन के गति के पहले नियम से हो जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के संदर्भ में विचार करें। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में त्वरित होती है यानी कि एक्सेलरेट हो जाती है। नंबर 2 ऑप्शन दिया गया है कि उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है। तीसरा है कि गति का दूसरा नियम पहले नियम से पूर्णतः स्वतंत्र है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है, ये बताता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वस्तु वस्तु बल की दिशा में त्वरित हो जाती है यानी कि बल की दिशा में एक्सेलरेट हो जाती है, और उसका जो त्वरण है वो आरोपित बल के परिमाण के समानुपाती होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा पहला नंबर का ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है और दूसरे नंबर का ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। यहाँ पर इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। केवल कथन 1 व कथन 2 सही हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जड़त्व के संदर्भ में विचार करें, यानी कि इनर्शिया के विषय में हमें बताना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है, जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। दूसरा है, किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व की माप होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें पहला क्या दिया है कि सबसे पहले जड़त्व के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या फिर उसकी गतिशील स्थिति को स्वयं न बदलने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि जिसको हम आभासी प्रतिरोध का कहते हैं, उसे हम जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर का जो ऑप्शन है कि जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, तो बिल्कुल सही पहला हमारा ऑप्शन हो जाता है। जबकि जो दूसरा है, किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व की माप होती है, तो ये सही नहीं है। तो ओनली जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है यानी कि कथन नंबर 1 ही सही है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दो कथन दिए गए हैं, इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है वो सब हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला नंबर दिया गया है, इसमें दिया गया है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम यानी कि थर्ड लॉ यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है लेकिन विपरीत दिशा में। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जब भी किसी वस्तु या अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो वस्तु दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु पर, यानी कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो पहली यानी कि दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, लेकिन यहाँ पर जो बलों का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है और उनकी जो दिशाएं होती हैं वो विपरीत होती है। तो सबसे पहला नंबर का जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अभी दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारे दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पर हमने गति के तीसरे नियम के विषय में समझा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 व 2 दोनों ही सही हैं। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इन सभी तीनों नियम को समझा है। तो क्वेश्चंस को इस टाइप से यानी कि एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में पूछा जाता है, कथनों के माध्यम से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस का की ग्रेविटी जो बन सके इस तरह से क्वेश्चन को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपका कोई विचार हो, कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ के साथ वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। संवेग के संदर्भ में विचार करें। तो संवेग यानी कि मोमेंटम के विषय में हमें बताना है। किसी गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान व वेग का गुणनफल होता है। सेकंड है संवेग एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो किसी वस्तु का रैखिक संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास और उसके वेग का, वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। संवेग एक सदिश राशि होती है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अदिश राशि बोला गया है, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होती है। तो दूसरा हमारा करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाइड स्कोप के संदर्भ में विचार करें। तो कैलाइड स्कोप क्या होता है इसके संदर्भ में हमें बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है यह बहुमूर्तिदर्शी खिलौना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बहुमूर्ति दर्शन के लिए इसमें अवतल व उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो हमारा कैलाइडोस्कोप होता है, तो इसमें क्या होता है, ये बचपन में आपने देखा भी होगा कि इसमें एक विंडो की सहायता से हम देखते हैं और ये बहुत सारे यानी कि चित्र यानी कि मल्टी जो इमेजेस है वो हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैलाइडोस्कोप में एक बहुमूर्तिदर्शी या एक प्रकार का ये एक रोचक खिलौना होता है, जिसमें क्या होता है कि जो प्लेन मिरर होते हैं वो लगे होते हैं एक एंगल पर, और इन समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन का उपयोग करके यानी कि इमेजेस को मल्टी इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सब आपने बचपन में देखा होगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। केवल एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें यहाँ पर अवतल और उत्तल दर्पणों की बात कही गई है, इसलिए ये सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, जबकि इसमें हम प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं और ये सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो की ग्रेविटी को समझते हुए आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं, यानी कि क्या क्या
विशेषताएं होती है कॉन्वेक्स मिरर की। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, सीधे व आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सीधा सीधा बनता है और दूसरा इसमें क्या दिया है, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो आभासी के साथ में वास्तविक भी दिया है, तो बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, ये भी ऑप्शंस नहीं होंगे, ये भी ऑप्शंस नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख, कान व दांत के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको ये किसी न किसी एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करिएगा, तो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि आँख, कान व दांत के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का, ये या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आँख के डॉक्टर या दांत के या कान व गले के जो डॉक्टर होते हैं वे प्राय अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अभी फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने तथा मेकअप के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण की प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर भी इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में या फिर मेकअप के लिए जो प्रयोग किया जाता है दर्पण, वो किया जाता है आपका अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके विषय में पूछा गया है कि इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि यह वातावरण में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाने की प्रक्रिया है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय के समय आकाश लाल दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, कि ये क्या होता है कि प्रकाश को यदि पदार्थ या इधर या उधर के सभी दिशाओं में परावर्तित कर दिया जाए, तो इस प्रकार की जो यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश के फैलने को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इस तरह से जैसा कि पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, और साथ के साथ जो प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय के समय आकाश लाल दिखाई देता है, ये भी इसका एक कारण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हमारे दोनों ही सही हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक या फिर आभासी या वास्तविक दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी, यानी कि काल्पनिक, दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से या अवतल लेंस से जो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वो आपको याद रखनी है, क्योंकि अक्सर इनसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन हमारा कि जल से जो भरा जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, यानी कि इसका कारण क्या है। यानी कि एक तरह से उभरा हुआ दिखाई, उथला का मतलब है उभरा हुआ दिखाई देता है। तो तालाब का उथला प्रतीत होना, जल में आंशिक रूप से ये रखी कोई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, इस तरह से बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सभी जो उदाहरण हैं वो किसके हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के, अपवर्तन के, प्रकीर्णन के या फिर विवर्तन के। तो फ्रेंड्स ये जो घटना घटित होती है वो होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। जैसा कि कोई छड़ यदि किसी बर्तन में रखी जाती है तो आंशिक रूप से वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, या फिर तालाब का जो तल होता है वो उथला हुआ
प्रतीत होता है। तो ये किसका कारण है? ये अपवर्तन का कारण है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपवर्तनांक है, यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें अपवर्तनांक के विषय में मैं आपको करेक्ट रूप से बताना चाहूँगा कि आपतन कोण की जो साइन होती है, जिसको ज्या बोला जाता है हिंदी में, आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का जो अनुपात होता है, आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का जो अनुपात होता है, वो अनुपात क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। और इसी स्थिरांक को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला ही ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की साइन व अपवर्तन कोण की साइन का जो रेशियो होता है उसी को हम अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। यहाँ पर अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ ली गई है। तो इस तरह उन सभी चारों में से एक क्वेश्चन अवश्य ही बनता है। तो अभी उनको चारों को आप इस सभी को याद रखेंगे। तो इसमें अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो यहाँ पर जैसा कि पहला ही ऑप्शन दिया गया है कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी बनता है, यानी कि अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो सदैव आभासी व वस्तु से छोटा होता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसको हमें याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या दिया है कि उत्तल व अवतल लेंस के संदर्भ में विचार करें, यानी कि उत्तल व अवतल लेंस के संदर्भ में हमें बताना है। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा गया है उत्तल व अवतल लेंस के विषय में। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, जबकि अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। और बी ऑप्शन उत्तल लेंस अपसारी, यानी कि इसको उल्टा कर दिया है। और सी में क्या हुआ कि अभिसारी व अपसारी होना लेंस का विभेदक लक्षण नहीं है। या फिर डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लेंस बीच से मोटे और किनारों पर क्या होते हैं? पतले होते हैं। तो उन लेंसों को हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस या फिर उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस है। जबकि जो लेंस बीच से पतले होते हैं और जो किनारे पर मोटे होते हैं, तो उनको बोला जाता है अवतल लेंस, यानी कि अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस बोला जाए या अवतल लेंस बोला जाए तो दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होते हैं और अपसारी लेंस हमारे अवतल लेंस होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इन सभी क्वेश्चनों को समझा है और ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की इनकी पूरी पूरी संभावना है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, सो दैट आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।